हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन लोग पढ़ेंगे लेसन 2 विद्युत विभव व धारिता। देखा जाए तो इसके दो पोर्शन हैं, यानी कि इसके दो पार्ट होने चाहिए। पहले पार्ट में आपको विभव के बारे में पढ़ाया जाएगा और दूसरे पार्ट में आपको धारिता के बारे में पढ़ाया जाएगा। तो आज जो पार्ट फर्स्ट है अपना, उसमें अपने जो टॉपिक रहेंगे वो देखिए। हम पढ़ेंगे आज विभव व विभवांतर के बारे में। इनकी परिभाषा क्या होती है, मात्रक और विमा क्या है, 1 वोल्ट की परिभाषा क्या है, इसी से अपन लोग ये डराइव करेंगे। उसके बाद अपना जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा बिंदु आवेश के कारण से विद्युत विभव का मान कितना होगा। अपन लोगों ने लेसन फर्स्ट में पढ़ा था कि बिंदु आवेश के कारण से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होता है। तो अब अपन पढ़ेंगे बिंदु आवेश के कारण से विभव, तो वो अपने यहाँ क्यों जाएगा। तो द्विध्रुव के कारण नेक्स्ट पॉइंट रहेगा अपना, द्विध्रुव के कारण से सामान्य बिंदु पर विभव। लेसन फर्स्ट में अपन लोगों ने देखा था कि द्विध्रुव के कारण से अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, लेकिन यहाँ पर यूज किया गया है सामान्य बिंदु। तो आपको चाहे एक्स पूछे चाहे निरक्ष पूछे, विद्युत क्षेत्र के लिए तो आपको अलग अलग डेरिवेशन बताया गया था, लेकिन विभव के लिए एक ही डेरिवेशन है। क्योंकि यहाँ पर अपन जैसे ही डेरिवेशन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर कोस थीटा आ रहा है, यानी थीटा आ रहा है। तो थीटा का मान है वो अपन लोग जब 0 डिग्री रखेंगे तो वो अक्ष के लिए हो जाएगा, और 90 डिग्री रखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, निरक्ष के लिए हो जाएगा। और नेक्स्ट अपना आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा आवेशों के निकाय के कारण विद्युत विभव का मान कितना होगा। सबसे पहले अपन लोग स्टार्ट करेंगे विभव व विभवांतर। देखिए, हमें डेफिनेशन समझ में आनी चाहिए। हालांकि हमें केवल याद विभव और विभवांतर की परिभाषा ही करनी है, बट फिर भी किस प्रकार से इसको बताया गया है वो मैं आपको यहाँ बता रही हूँ। मान लेते हैं कि आपके पास में एक विभव, ठीक है। आपके पास मान लीजिए एक समरूप विद्युत क्षेत्र है। समरूप में क्या होता है, दिशा भी सेम होती है और इनका जो गैप होता है वो भी क्या होता है, सेम होता है। तो एक समरूप विद्युत क्षेत्र है, उसमें कोई भी दो बिंदु मान लीजिए, एक बिंदु बी है और एक बिंदु ए है, और धनावेश के कारण से लगने वाला बल जो होता है एफ, वो कितना होता है, क्यू ई। यदि अपन यहाँ कोई भी टेस्ट चार्ज Q0 मानते हैं, परीक्षण आवेश, तो इसको Q0, इसकी वैल्यू हो जाएगी Q0 ए। और इसकी जो डायरेक्शन होती है बल की, वो किधर होती है, हमेशा विद्युत क्षेत्र की दिशा में, यानी कि बल की दिशा भी इधर होगी और विद्युत क्षेत्र की दिशा भी इधर ही होगी, ठीक है। इन दोनों की ही डायरेक्शन सेम होगी। तो मैं क्या करती हूँ, कोई भी एक टेस्ट चार्ज Q0 को इस बिंदु तक लाती हूँ, तो मुझे इस विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। क्योंकि फोर्स ये बोल रहा है कि फोर्स की डायरेक्शन इधर है और मैं जो भी आपका टेस्ट चार्ज है उसको इधर से इधर ले जाना चाहती हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। तो यही इसकी डेफिनेशन बताई गई है कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक या अनंत से किसी बिंदु तक। अब दोनों में से कौन सी डेफिनेशन देनी है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु वाली दें या अनंत से एक बिंदु तक। तो देखिए, यही डिफाइन करेगा आपको विभव और विभवांतर को। तो यहाँ अपन लोग यदि सबसे पहले जनरल डेफिनेशन की बात करें, तो मान लेते हैं कि बिंदु क्या किया गया है, ए से बी तक बिना किसी त्वरण के विस्थापित किया गया है, और यहाँ से यहाँ विस्थापित करने में किया गया कार्य मान लेते हैं कि WAB है। किसको कर रहे हैं, टेस्ट चार्ज Q0 को। तो Q0 को बिंदु ए से बी तक बिना किसी त्वरण के विस्थापित करने में किया गया कार्य WAB है। तो यही आपका क्या कहलाएगा, इसके विरुद्ध किया गया कार्य क्या होता है, विभव कहलाता है या विभवांतर के बराबर होता है। विभवांतर को वोल्टेज, तो यहाँ पर V से रिप्रेजेंट किया जाएगा। कहाँ से कहाँ ला रहे हैं, तो अंतिम बिंदु B है, प्रारंभिक बिंदु A है, इसलिए VB माइनस VA दोनों का डिफरेंस। मान लेते हैं यहाँ पर पोटेंशियल VA है और यहाँ पर VB है, तो दोनों का डिफरेंस कितना होगा, VB माइनस VA इज इक्वल टू क्या है, ए से बी तक लाने में किया गया कार्य, इसको एकांक धनावेश को, यही विभवांतर होता है। तो आप विभवांतर की डेफिनेशन क्या देंगे, किसी एकांक धनात्मक आवेश, या आप ये भी कह सकते हो कि किसी एकांक परीक्षण धनावेश को बिंदु ए से बी या विद्युत क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य ही विभवांतर कहलाता है। विभवांतर में देखिए, इस बार थोड़ा सा दोबारा से ध्यान देंगे कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु
तक अपन लोग क्या कर रहे हैं, ला रहे हैं। यदि मैं मान लेती हूँ इफ ए टेंड्स टू इनफाइनाइट, यानी कि बिंदु ए कहाँ पर स्थित है, अनंत पर स्थित है, तो परीक्षण आवेश को कहाँ से कहाँ ला रहे हैं अपन लोग, इनफाइनाइट से बिंदु बी तक। तो इस इक्वेशन से क्या हो जाएगा, वी बी माइनस वी इनफाइनाइट इज इक्वल टू डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू जीरो। ए की जगह अपन लोग को इनफाइनाइट रखना है, सॉरी यहाँ इनफाइनाइट आएगा, ठीक है। ये हो जाएगा आपका डब्ल्यू इनफाइनाइट बी, तो वी बी माइनस वी इनफाइनाइट। और अनंत पर जो विभव है वो जीरो माना गया है, इसका आप ध्यान रखेंगे। इनफाइनाइट के ऊपर पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होगी आपके पास में, जीरो होगी, तो यहाँ पर शून्य विभव माना गया है। तो वी बी माइनस वी इनफाइनाइट, तो ये जीरो है तो कितना आ जाएगा, वी बी माइनस जीरो इज इक्वल टू डब्ल्यू इनफाइनाइट बी अपॉन क्यू जीरो, then implies we can say Vd is equal to W infinite B by Q0, W infinite by Q0। तो ये हो गया अपने पास में विभव की परिभाषा। तो विभव की परिभाषा यहाँ से आएगी, क्या आएगी, यदि किसी एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य ही क्या कहलाता है, विभव कहलाता है। ये तो विभवांतर था, इसमें क्या हो रहा था, विद्युत क्षेत्र में ही एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर ला रहे थे। यहाँ क्या हो रहा है, अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक ला रहे हैं। तो बस केवल हमें ये दो डेफिनेशन याद रखनी है, और फॉर्मूला यहाँ पर ये बी और ये लगाने की जरूरत नहीं है, केवल सिंपल याद होना चाहिए, विभव बराबर कार्य बटा आवेश। ये अपन लोग लेसन नंबर 3 में भी बहुत बार यूज़ करेंगे, और यहाँ से अपन लोग विभव या विभवांतर दोनों की क्या करेंगे, विमा और मात्रक भी निकालेंगे। तो विमा और मात्रक में एक बार निकालना बताऊंगी, देखिए ध्यान से। इसका होता है सीधा सीधा वोल्ट, ठीक है। अदरवाइज अपन लोग विमा निकालेंगे तो अपन को क्या करना पड़ेगा, इनकी विमा भी निकालनी पड़ेगी। तो इनकी विमा निकालने के लिए अपन लोग सबसे पहले इनको मात्रकों में बदलेंगे। देखिए कार्य को मैं क्या लिख सकती हूँ, बल इंटू विस्थापन बटा आवेश, और आवेश को क्या लिखा जा सकता है, धारा गुणा समय। धारा, समय और जो आपका विस्थापन है वो तीनों ही क्या है, मूल राशियों में है, इसलिए इनको बदलने की जरूरत नहीं है, सीधी सीधी इनके विमा और मात्रक है। बल को हमें बदलना है तो आप द्रव्यमान गुणा त्वरण में बदल सकते हैं, फिर त्वरण को आप चेंज कर सकते हो वेग बटा समय में, फिर वेग को आप चेंज कर सकते हो विस्थापन बटा समय में। तो मैंने आपको पहले भी बताया था, आप दोबारा बता रही हूँ कि आप जो बल है, बल का मात्रक न्यूटन होता है, और बल की विमा को डायरेक्ट याद रखें, ये है N1 N1 T-2, ओके। विस्थापन का N1 होता ही है, धारा का A1 और समय का T1। तो यहाँ से कितना हो जाएगा आपके पास में, N1 N2, ये ऊपर जाएगा तो T-3 और A-1, ये हो गई है विभव की। लेसन नंबर 3 में बहुत बार अपने यूज आएगा, तो आपको ये निकालनी आनी चाहिए। इस प्रकार से अपन लोग विभव की विमा निकाल सकते हैं, ओके। अब यदि मैं आपको नोट्स सिस्टमेटिक ढंग से लिखे हुए बताऊं तो देख सकते हो आप, स्थिर विद्युत विभव और धारिता है, तो ये अपना लेसन का नाम है। सबसे पहले हम विभव के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, विभव तथा विभवांतर। तो समरूप विद्युत क्षेत्र है, जो मैंने अभी बोला था एज इट इज वही लिखा हुआ है, तो देख सकते हो। चित्रानुसार समरूप विद्युत क्षेत्र ई में दो बिंदु ए और बी स्थित है, ए और बी। बिंदु ए पर कोई भी परीक्षण आवेश Q0 स्थित है, जिसके ऊपर बल विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगेगा, इस दिशा में लगेगा, ठीक है, इस दिशा में लगेगा, और विद्युत क्षेत्र की दिशा में कार्य करता है। परीक्षण धनावेश Q0 को बिंदु ए से बी तक विस्थापित करने में विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य WAB है। अतः एकांक परीक्षण धनावेश को बिंदु ए से बी तक विस्थापित करने में विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य WAB होता है। कार्य का यह मान बिंदु बी तथा ए के मध्य विभवांतर के बराबर होता है, यानी विभवांतर, विभव का अंतर ए और बी, अंतिम माइनस क्रम इज इक्वल टू WAB बाई Q0। यदि अपन लोग मान लेते हैं कि माना Q0 1 कूलम है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हट जाएगा, सीधा सीधा से आ गया आपके पास में ये। तो ये तो केवल समझने के लिए था, ये आपको डेफिनेशन याद करनी है विभवांतर की, ओके। आपको डेफिनेशन ये वाली याद करनी है।
ये वाली डेफिनेशन। क्या होगा इसमें? विभवांतर पहले ही बताया था मैंने आपको कि विद्युत क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। तो जैसे एकांक प्रेक्षण धनावेश को विद्युत क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक बिना विस्थापित या अत्वरित विस्थापित करने में विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य ही क्या कहलाएगा? विभवांतर कहलाएगा। मान लेते हैं कि बिंदु ए है वो कहाँ पर है? अनंत पर है। तो विभव अनंत पर कितना होगा? 0 होगा। तो आप देख सकते हो जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, तो डब्ल्यू बी इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू डब्ल्यू इन्फाइनाइट पी। तो यहाँ से ये है आपकी विभव की परिभाषा। तो ये आपको याद रखना है। कितना होगा? एकांक प्रेक्षण धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक, इसमें कहाँ से लाया गया है? अनंत से लाया गया है। अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक बिना विस्थापित करने में, बिना त्वरित या अत्वरित विस्थापित करने में विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य ही विभव कहलाता है। फिर विभव अपन लोग यहाँ पर क्या करेंगे? विभव निकालेंगे। जैसे अब गोले के कारण से तो आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। अब हम निकालेंगे द्विध्रुव के कारण से, बिंदु आवेश के कारण से, बहुत सारे आवेश हैं उनके कारण से। तो उसके लिए अपन लोगों को जो फॉर्मूला इस्तेमाल करना है उसके बारे में इसमें बताया गया है। तो आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। जैसे मान लेते हैं कि आपके पास में कोई भी पॉइंट है, कहीं भी आप मान सकते हो, और इस पॉइंट में क्या है? कार्य हमें विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। तो कार्य क्या होता है? बल इंटू विस्थापन। तो आप देख सकते हो कि कार्य इज इक्वल टू होगा बल इंटू विस्थापन। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य ही क्या होता है? विभव होता है। किसको ला रहे हैं? एकांक धनावेश को, इसलिए यहाँ बटा क्यों कर देंगे हम लोग, लेकिन ये बात की बात है। फिलहाल हम कार्य निकाल रहे हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि वो कार्य क्या है? विरुद्ध कर रहे हैं, इसलिए क्या आएगा? नेगेटिव साइन आएगा। इसलिए किया गया कार्य एफ डॉट माइनस एफ डॉट डी एक्स। विद्युत क्षेत्र में कर रहा है, इसलिए आवेश पर लगने वाला बल होगा क्यू ई। तो यहाँ आप लगाओगे डी डब्ल्यू, या डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस का क्यू ई डी एक्स, ठीक है? या डी आर लिख सकते हो। डी एक्स का मतलब है कितनी दूरी तक इसको विस्थापित किया गया है। इस क्यू को आप इधर ले आइए, या एक बार के लिए अल्पांश के लिए मानो तो यहाँ डी डब्ल्यू आ जाएगा। तो यहाँ भी ये डी डब्ल्यू आएगा। टोटल के लिए करोगे तो यहाँ इंटीग्रेशन आ जाएगा, और इंटीग्रेशन करोगे तो डी डब्ल्यू का कितना हो जाएगा? डब्ल्यू हो जाएगा माइनस एज इट इज़ क्यू इज कॉन्स्टेंट, तो बाहर आ जाएगा। और ई है वो अपन जानते हैं दूरी पर डिपेंड करता है, इसलिए अंदर रहेगा। ई डी एक्स हो गया है, या ई डी आर भी आप यूज़ कर सकते हो, ई डॉट डी आर, क्योंकि एफ डॉट डी एक्स चल रहा है। ओके, क्यू है वो बाहर है, गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा। तो आपके पास में क्या फॉर्मूला बनेगा? यदि मैं यहाँ निकालूँ तो डब्ल्यू बाई क्यू इज इक्वल टू माइनस का इंटीग्रेशन समाकलन ए डॉट डी एक्स या डी आर, एक ही बात है। तो ये हो गया। और डब्ल्यू बाई क्यू ही क्या होता है? विभव होता है, वी होता है, इसलिए वी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास? क्या निकाला था मैंने? अल्पांश के लिए कार्य कहाँ से कहाँ? बिंदु ए से यदि बी तक ला रहे हो तो बल इंटू विस्थापन। बल कितना है? माइनस का क्यू ई, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस का क्यू ई डॉट डी एक्स। ओके, इंटीग्रेशन करोगे टोटल के लिए, डब्ल्यू बाहर आ जाएगा तो कितना आ जाएगा? माइनस का क्यू इंटीग्रेशन ए डॉट डी एक्स। ओके, क्यू है वो इधर आएगा, तो डब्ल्यू बाई क्यू बनेगा, और डब्ल्यू बाई क्यू ही क्या होता है? आपका विभव होता है, और यही हमें निकालना है। तो वैल्यू आ जाएगी माइनस इंटीग्रेशन ए डॉट डी एक्स। ये फॉर्मूला क्या? इसमें हम डी एक्स की जगह इस्तेमाल करेंगे v इज इक्वल टू माइनस का इंटीग्रेशन ए डॉट डी आर। कहाँ से कहाँ ला रहे हो? अभी हम जो पहली डेफिनेशन आपको बताए थे उसमें ए से बी तक ला रहे थे, इसलिए पॉइंट हो जाएगा ए से बी तक। यदि ए आपका इनफाइनाइट हो, यानी इनफाइनाइट से आप ला रहे हो, ये तो होगा विभवांतर, और विभव होगा इनफाइनाइट से लाया गया है बी तक, तो ये हो जाएगा ए डॉट डी आर, ठीक है ना?
इसलिए मेन फॉर्मूला आपका रहेगा केवल v इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन e डॉट डी आर इनफाइनाइट से कोई भी बिंदु a तक b तक p तक जो भी आप लो, ये फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है। v इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर, कहाँ से कहाँ लिमिट लगानी है आप लोगों को। ओके, तो ये हो गया आपके पास में विभव। ये इंपॉर्टेंट है, आगे मेरे को हर जगह यूज आएगा। लेसन नंबर 3 में भी अपन लोग इसका यूज़ करेंगे, 2 में तो है ही है, क्योंकि चैप्टर का नाम ही विद्युत विभव है, पहला पॉइंट। तो विभव के बारे में अपन लोगों को पूरा ध्यान रखना है, केवल ये फॉर्मूला। ओके, देखिए जैसे कोई चित्र दे रखा है, इसमें असमरूप विद्युत क्षेत्र है, कोई भी वक्री पथ ये बता दिया गया है, ये बता रखा है इसमें ए बी, ये वाला, ठीक है। याद नहीं रखना आपको, केवल समझना ही है। जिसके बिंदु P पर अपन लोग कोई भी टेस्ट चार्ज Q0 रख रहे हैं, तो टेस्ट चार्ज पर विद्युत बल कहाँ लगेगा, विद्युत क्षेत्र की दिशा में कार्य करेगा। तो टेस्ट चार्ज को अल्प विस्थापित, यदि अपन लोग थोड़ा सा इसको विस्थापित करना चाहें तो अपन को कार्य करना पड़ेगा, वो भी विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध। तो ये हो जाएगा माइनस एफ डॉट डी आर। अच्छा, एक्स लिया था तो कोई बात नहीं, एक्स का मतलब एक्स दिशा में, आर का मतलब जनरल वर्ड हो गया है जिसमें एक्स वाई जेड कोई भी डायरेक्शन हो सकती है। डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस क्यू जीरो ई, क्योंकि एफ की वैल्यू कितनी होती है आपके पास में, एफ इज इक्वल टू होता है क्यू ई। इलेक्ट्रिक फील्ड में लगने वाला जो फोर्स होता है वो होता है एफ इज इक्वल टू क्यू। तो यहाँ मैंने पुट कर दी। अब टेस्ट चार्ज को ए से बी तक ला रहे हैं, इसलिए अपन लोग यहाँ टोटल निकालेंगे। तो टोटल निकालेंगे तो डी डब्ल्यू का तो क्या हो जाएगा, डब्ल्यू हो जाएगा, और लिमिट लग जाएगी ए से बी। देखिए ये हो गया आपके पास में ए से बी। तो डब्ल्यू ए बी इज इक्वल टू दिस, क्यू जीरो का भाग दे दिया है यहाँ पर। ये क्या होता है, डब्ल्यू ए बी क्या है, वी बी माइनस वी ए है। तो डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू जीरो ये हो गया। ए यदि हम अनंत पर मान लेते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा, वी बी इज इक्वल टू डब्ल्यू इनफाइनाइट अपॉन क्यू जीरो इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ई डॉट डी आर। आप इसको डब्ल्यू इनफाइनाइट बी भी कह सकते हैं। अब विभव और विभवांतर के मात्रक देखिए, विभव और विभवांतर का मात्रक दोनों एक ही चीज़ है। विभव में से विभव घटाओगे तो भी आपको विभव ही मिलेगा, इसलिए विभव और विभवांतर के मात्रक और विमा भी क्या होंगे, सेम होंगे। अभी मैंने निकालने आपको बताया था। तो विभव v इज इक्वल टू कितना होता है, डब्ल्यू बाई क्यू। तो जूल पर कुलोम या वोल्ट इसकी वैल्यू होती है। 1 वोल्ट की हम डेफिनेशन पढ़ेंगे, अगला टॉपिक अपना 1 वोल्ट ही रहेगा। तो यहाँ से आप इसकी डेफिनेशन दे सकते हैं इसी से। यदि इसकी वैल्यू 1 हो जाए, यदि हम जो भी चार्ज ला रहे हैं टेस्ट चार्ज, वो यदि 1 कुलोम हो, और 1 कुलोम को यदि हम विस्थापित कर रहे हैं, वो विस्थापित करने में कार्य का मान 1 जूल हो, तो वोल्ट का मान क्या हो जाएगा, विभव का मान क्या हो जाएगा, 1 वोल्ट के बराबर हो जाए। जो आगे देखेंगे एक बार, यहाँ देखो वी मान 1 जूल की निकालनी गई, कुलोम की निकालनी गई, टोटल आपके पास आ गई है। विभव और विभवांतर दोनों ही क्या है, अदिश राशियाँ, इम्पोर्टेंट है। देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है बहुत बार बोर्ड एग्जाम में, क्या कि जूल पर कुलोम, जूल पर कुलोम किस भौतिक राशि की विमा है और यह राशि कैसे है, कैसी है। तो आपको बताना है कि जूल पर कुलोम वोल्ट यानी विभव का मात्रक है, और यह एक अदिश राशि है। अब हम पढ़ेंगे एक ही वोल्ट के परिभाषा से। एक वोल्ट के लिए देखिए राशि ये है, W इज इक्वल टू कितना होता है, सॉरी V इज इक्वल टू कितना होता है, W बाई Q। तो यहाँ से यदि इफ Q इज इक्वल टू 1 कुलोम एंड W इज इक्वल टू 1 जूल, तो V इज इक्वल टू कितना होगा, 1 वोल्ट। बस ये ध्यान रखना है, यानी सबको 1 1 करना है। तो डेफिनेशन क्या दोगे, डेफिनेशन आप ये दोगे, यदि किसी भी एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक विस्थापित करने में किया गया कार्य का मान यदि 1 जूल हो, तो उस पर उत्पन्न विभवांतर या विभव का मान 1 वोल्ट होगा। बस इतना सा अपन को ये देगा। फिर देखिए अपन कुछ न्यूमेरिकल्स पूछ लेते हैं, तो उसमें आपको ध्यान रखना है, ये पॉइंट जैसे न्यूमेरिकल आपको बताया जाएगा तो उसमें एक्सप्लेन किया जाएगा, तो आप थोड़ा सा ध्यान देंगे कि धनावेश का प्रवाह यदि अपन लोग देखें, कोई भी पॉजिटिव है और इसके ऊपर यदि अपन लोग विभव का मान देखें, तो हमेशा क्या होगा, उच्च विभव वाले चालक से निम्न विभव वाले चालक की ओर, यानी पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर इसकी डायरेक्शन होगी।
यदि ये ऋणावेश हो, नेगेटिव हो, तो क्या होता है, निम्न विभव वाले चालक से उच्च विभव वाले यानी कि लो से हाई की ओर होगा, जस्ट अपोजिट हो जाएगा। एक आप याद रखोगे तो आपको दूसरा अपने आप ही समझ में आ जाएगा। अब ये न्यूमेरिकल करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा, मैं उस समय इसका दोबारा से जिक्र कर दूंगी। फिर देखिए कुछ चीजें मानी गई हैं, जैसे विद्युत क्षेत्र एक संरक्षित राशि है। संरक्षित राशि क्या होता है, जो पथ पर डिपेंड नहीं करता कि आप यहाँ से यहाँ गया, इधर से आ रहे हो, इधर से आ रहे हो, इधर से आ रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये केवल फर्स्ट और लास्ट पोजीशन पर ही डिपेंड करता है, ठीक है। और दूसरा ये माना गया है इसमें कि जो विभव होता है, पृथ्वी का विभव होता है, वो कितना माना गया है, 0 माना गया है। याद रखेंगे सभी बच्चे, छोटा प्रश्न पूछ लेते हैं कि पृथ्वी का विभव कितना होता है, तो कितना होता है, 0 होता है। ओके, क्योंकि पृथ्वी का आकार जो होता है वो बहुत बड़ा है, इसको थोड़ा सा यदि आवेश हम दे देंगे या थोड़ा सा ले लेंगे तो उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यस, एक वोल्ट की परिभाषा सबसे पहले, एक परीक्षण धनावेश को यहाँ से आप दिखा सकते हो, जैसे मैं यहाँ दिखाऊंगी शॉर्ट में, जो कि V इज इक्वल टू W/Q। तो आपके पास कितना आ जाएगा, इफ Q इज इक्वल टू 1 कूलम एंड W इज इक्वल टू 1 जूल, देन V इज इक्वल टू 1। ठीक है, एक परीक्षण धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक बिना त्वरण विस्थापित करने में विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य ही 1 जूल होता है। सॉरी, 1 जूल हो तो उस बिंदु पर विभव का मान 1 वोल्ट के बराबर हो। धनावेश का प्रवाह उच्च विभव वाले चालक से निम्न विभव वाले चालक की ओर होता है, जबकि ऋणावेश का प्रवाह निम्न विभव वाले चालक से उच्च विभव की ओर होता है। जो डेरिवेशन में, जो न्यूमेरिकल में हम काम करेंगे उस समय आपको बता दिया जाएगा। नॉर्मली आप देख सकते हो कि पृथ्वी का जो विभव है वो 0 माना जाता है, क्योंकि पृथ्वी का आकार बहुत बड़ा होता है, थोड़ा लेन देन करने से कोई विशेष परिवर्तन इनमें नहीं है। विद्युत क्षेत्र एक संरक्षित क्षेत्र होता है। अब हम पढ़ेंगे बिंदु आवेश के कारण से किसी बिंदु पर विद्युत विभव का मान कैसे ज्ञात करते हैं। तो विद्युत विभव आप देख सकते हो कि ये कोई भी बिंदु है, मान लेते हैं ये बिंदु O है और इसके ऊपर प्लस का Q आवेश स्थित है, Q आवेश रखा हुआ है। इससे R दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है जहाँ पर मुझे विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है, और यहाँ पर मान लेते हैं विद्युत क्षेत्र की दिशा है वो इस साइड है। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, हम जानते हैं बिंदु आवेश के कारण से होता है कि Q/R², यही होता है ना, Q/R² होता है। यदि हम सदिश रूप में लिखेंगे तो यहाँ R के आ जाएगा, और हम जानते हैं क्योंकि V इज इक्वल टू होता है माइनस इंटीग्रेशन E.dy। ई की वैल्यू यहाँ से यहाँ पुट कीजिए तो कितना आएगा, माइनस कि Q/R², Q/R² और R⁻.dr। ठीक है, अब देखिए R⁻ इज इक्वल टू होता है dr/mod(dr)। ठीक है, तो मैं इस dr की जगह क्या लिख सकती हूँ, इस dr की जगह यानी इसकी जगह कितना, R⁻mod(dr) इज इक्वल टू dr। तो यहाँ आ जाएगा आपके पास V इज इक्वल टू माइनस Q/R², R⁻ एज इट इज, और इसकी जगह R⁻dr। R⁻.R⁻ कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो वैल्यू आ जाएगी आपके पास माइनस का Q/R²dr। कहाँ से कहाँ हम ला रहे हैं, तो इसलिए आपको लिमिट लगानी पड़ेगी, इनफाइनाइट से R, इनफाइनाइट से R, इनफाइनाइट टू R, इनफाइनाइट टू R। अब हम केवल सिंपल इंटीग्रेशन करेंगे, देखिए ध्यान से, माइनस एज इट इज Q कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू अदर देन आउटसाइड dr/R², इनफाइनाइट टू R। इंटीग्रेशन होता है चूँकि वी नो दैट x की पावर n dx का इंटीग्रेशन होगा x की पावर n+1/n+1। तो v इज इक्वल टू माइनस एज इट इज कितना आ जाएगा Q, और ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी इनफाइनाइट, तो
सॉरी, जैसे ही अपन ये करेंगे, चलो ऐसे कर लेते हैं, ये आ जाएगा -2 d/r। इसका मतलब यहाँ देखो n और यहाँ इससे मैच करो तो ये कितना है -2, तो माइनस का k³ और कितना आ जाएगा r⁻² + 1/-2 + 1। जैसे ही इंटीग्रेशन हो जाता है, समाकलन हो जाता है, ये चिन्ह समाकलन का जो है वो हट जाता है और लिमिट है, इसलिए अपन लोग बड़ा कोष्टक लगाएंगे और उसके ऊपर लिमिट लगाएंगे इनफाइनाइट टू r। तो यहाँ वैल्यू हो जाएगी आपके पास में माइनस का k³ कितना आएगा ये r⁻1/-1 माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और लिमिट आपकी लगेगी इनफाइनाइट टू r। देखिए, एक मत सोचना कि भाई ये बाहर कैसे आ गया, जो कांस्टेंट क्वांटिटी है उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, इसलिए ये कट गया, बाहर आ गया आपका। तो आपके पास वैल्यू कितनी आ गई है k³ 1/r। r इनवर्स को मैं क्या लिख सकती हूँ 1/r इनफाइनाइट टू r, देन यू कैन से k³। यस, लिमिट रहेगी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये लिमिट है इसके ऊपर ही लगेगी, इसलिए r चेंज होगा, बाकी चीज़ें चेंज नहीं होंगी, r और ये इनफाइनाइट। ठीक है, 1/∞ गोज टू 0, देन वैल्यू आ गई है v = k³/r। ठीक है, ये अदिश राशि है, इसलिए इसको सदिश में लिखने की जरूरत नहीं है। यदि आप ग्राफ बनाएंगे तो ये r है और ये b है, तो यहाँ पर क्या है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसलिए v समानुपाती 1/r। तो ग्राफ बनेगा आपका ये वाला, यानी जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे विभव का मान कम होता जाएगा। विद्युत क्षेत्र क्या था, विद्युत क्षेत्र है k³/r इसको आया। ठीक है, ये हो गया आपके पास वेक्टर है, इसलिए कैप लगा दिया मैथमेटिक्स। बिंदुवत आवेश के कारण से, माना कोई बिंदु O है, माना कि बिंदु O पर बिंदुवत धनात्मक आवेश +q स्थित है। इस आवेश के विद्युत क्षेत्र में r पर फ्रैक्शन बिंदु P स्थित है, जिस पर विद्युत विभव की अनेक गणना करनी है। बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतनी होगी। लेसन नंबर 1 में पढ़ाया गया था आपको, तो कौन से ये बताते हैं अपन। तो देखिए यहाँ से कितना हो जाएगा आपके पास में, बिंदु आवेश का असमरूप विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो विभव की परिभाषा अनुसार, विभव की परिभाषा है आपकी, ठीक है, और जो आपका ई था उसकी वैल्यू पुट कर दी गई है, और ये r⁻.r इसकी जगह पर वैल्यू चेंज कर दी गई है। अभी मैंने बताया था जस्ट आपको पहले ही, वैल्यू सेट की गई ये वाला है। ठीक है, तो ये 1 हो गया, i⁻i 1 होता है ना, उसी प्रकार से r⁻r भी 1 होगा। तो देखिए अब आपके पास ये आएगी k² कांस्टेंट बाहर, और ये इसका समाकलन कर दिया गया है। और ये हो गया आपके पास में ऋणावेश है, इसलिए ऋणावेश के कारण से आवेश नेगेटिव हो जाएगा। विध्रुव में काम आएगा ये अपने, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि चार्ज आपका पॉजिटिव तब पॉजिटिव, नेगेटिव तो नेगेटिव। और दोनों का ग्राफ भी आप देख सकते हो, ये पॉजिटिव पॉजिटिव और ये नीचे वाला क्वाड्रेंट है वो नेगेटिव नेगेटिव। ओके, तो इस प्रकार से बिंदु आवेश के कारण से विभव का मान अपन ऐसे निकाल। अब हम पढ़ेंगे विद्युत द्विध्रुव के कारण से किसी बिंदु पर विद्युत विभव का मान कैसे फाइंड आउट किया जाता है। देखिए ध्यान से, सबसे पहले हम डायग्राम बनाएंगे और ऑलमोस्ट काम इसके डायग्राम में हो जाएगा। क्या कर रहे हैं हम, हमारा टॉपिक है द्विध्रुव के कारण। किसी पॉइंट P पर विभव। ओके, ये अपन निकालें। तो देखिए, सबसे पहले अपन लोग मान लेते हैं कि ये आपके पास में एक द्विध्रुव है। इस द्विध्रुव को पॉइंट A मान लेते हैं और ये B मान लेते हैं। माना A के ऊपर आवेश -q है, B के ऊपर +q है। इनका केंद्र बिंदु है आपका O, ये मान लेते हैं O है। इस O से कोई बिंदु P स्थित है और इस P पर अपन लोग विभव का मान याद करना चाहते हैं। माना ये दूरी कितनी है, r है, इसको इससे मिला दिया गया, मान लेते हैं ये दूरी आपके पास में r2 है, और इसको इससे मिला दिया गया, ये मान लेते हैं ये दूरी आपके पास में r1 है। ठीक है, तो ये तो था आपका पूरा काम डायग्राम का। अब देखिए डायग्राम में हमें क्या होता है कि r1 और r2 हमेशा हमें r दूरी ही दी जाती है, r1 और r2 नहीं दी जाती।
तो हमारा पहला टारगेट यही होगा कि हम जो विभव निकालेंगे वो R1 और R2 के टर्म्स में आएंगे, उनको हम R में चेंज करें। तो उसके लिए देखिए इसी डायग्राम में मैं आपको बता देती हूँ कि इस बिंदु P से आपको क्या करना है, एक PA त्रिज्या का वर्त खींचना है। जैसे यहाँ से आप सर्कल बनाओगे, यहाँ ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा। तो मैं इसको पीछे की तरफ बढ़ा, यानी ये यहाँ टच करेंगे लगभग, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में आप मान सकते हो इसको। या दूसरा आप ये भी कह सकते हो कि OP रेखा के ऊपर आपने बिंदु A से लंब खींचा, तो लंब यहीं आएगा, इसको पीछे बढ़ाना पड़ेगा। तो ये मान लेते हैं 90 डिग्री का कोण। ये भुजा कितनी है, A, और ये भुजा कितनी है, N, क्योंकि अपन लोग जो द्विध्रुव है उसके बीच की दूरी कितनी मानते हैं, 2a मानते हैं। मान लेते हैं ये थीटा है, थीटा कोण से R दूरी पर बिंदु P पर हमें क्या निकालना है, विभव निकालना है। तो ये भी शीर्षाभिमुख कोण y ये भी कितना हुआ, थीटा हुआ। बिंदु B से अपन लोग यदि R1 की वैल्यू निकालेंगे तो वही काम दोबारा से करेंगे, क्या कि इसको सेंटर मानेंगे और इससे अपन एक सर्कल बनाएंगे। या फिर दूसरा ये कह सकते हैं कि बिंदु B से मैंने इसके ऊपर लंब लगाया, तो ये मैंने यहाँ पर लंब, ठीक है। माना ये बिंदु है वो M मान लेते हैं, ये बिंदु N मान लेते हैं। तो यहाँ क्या होगा, ये जो है डिस्टेंस R1 वो इस M पे डिस्टेंस के बराबर होगी, और ये वाली डिस्टेंस है वो इस पूरे डिस्टेंस के बराबर होगी, ठीक है। बस इतना सा अपन लोगों को ये समझ में आना चाहिए। अब देखिए विभव निकालेंगे। सबसे पहले अपन लोग निकालेंगे, माना कि इसके कारण से विभव आपके पास में, जैसे इसके कारण से ये 2 है इसलिए 2 सेकेंड मानेंगे, इसके कारण से 1 और इसके कारण से 2। तो प्लस आवेश के कारण से बिंदु P पर विभव V1 इज इक्वल टू KQ/R1, समीकरण 1। ओके, इसी प्रकार से माइनस आवेश के कारण से, माइनस Q आवेश के कारण से बिंदु P पर विभव V2 इज इक्वल टू माइनस का KQ/R2, समीकरण 2, ठीक है। अब आपको क्या करना है, टोटल निकालना है, इसलिए कुल विभव V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 अधिस राशि है, तो ऐड हो गया, कितना आ जाएगा, KQ/R1 माइनस का KQ/R2। KQ कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, एल्शियम लिया जाएगा कितना, तो एक बार के लिए दिमाग, इससे पहले स्टेप बताऊँ तो कितना आएगा, KQ बाहर आ गया 1/R1 माइनस 1/R2। ओके, तो यहाँ एल्शियम लोगे तो कितना आएगा, R1 R2, इसमें इसका भाग दोगे तो R1 से R1 कट जाएगा, R2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो R2 आएगा, माइनस R2 से R2 कैंसिल, R1 बचेगा, 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो R1 आ जाएगा। तो आपके पास इक्वेशन आ गई है KQ/R2 माइनस का R1/R1/R2। मान लेते हैं ये इक्वेशन आपकी 3 है, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, विभव का मान ही निकालना था, निकाल लिया अपन ने, लेकिन हमें जो वैल्यू दी जाती है वो केवल R में दी जाती है। हमें केवल लैंग्वेज में ये कहा गया है कि केंद्र बिंदु O से R दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है जहाँ पर हमें विभव का मान ज्ञात करना है, और ये विभव R और थीटा का फंक्शन होगा, यानी R और थीटा के ऊपर ये डिपेंड करेगा। थीटा तो ये कि कितने एंगल पर ये है और कितनी दूरी पर ये है, ठीक है। तो अब हमारा जो टारगेट होगा वो ये होगा, हम R2 और R का मान ज्ञात करें। तो देखिए ज्यामिति का यूज़ करेंगे, अपन चित्र का यूज़ करेंगे इस डायग्राम का, और उससे आप देख सकते हो लंब डाला गया है यहाँ से यहाँ, ये दूरी किसके बराबर होगी, इसकी। तो आप इसमें लिख सकते हो, रीजन मैंने आपको बता दिया था कैसे हुआ था, क्योंकि मैंने इसको एक ही वृत्त की त्रिज्या मानी है, ठीक है, इसलिए ये क्या होगा, इसके बराबर होगा। तो यहाँ आपके पास कितना आएगा, चित्र से वैसे एक साथ नहीं दिखेगा दोनों, यही विजन। तो P इज इक्वल टू PM, और PM को मैं क्या लिख सकती हूँ, PM को लिखा जा सकता है OP माइनस का ON। देखिए PM ये है, ये 1 2 3 इतनी सी, ठीक है। इस पूरे में से यदि मैं ये घटा दूंगी छोटे वाला तो मेरे पास यही बचेगा। देखिए दोबारा से, ये है O और ये P, OP में से यदि मैं ये वाले घटाऊंगी, ये दूरी इतनी सी, तो क्या बचेगा, ऊपर वाला, यानी PM। तो ये देगा PM बराबर PB, और ये PM होगा OP माइनस OR।
तो ओ एम पी एम की वैल्यू कितनी है आपके पास, आर है, तो ये हो गया आपके पास आर, और पी बी आपके पास में आ जाएगा ये हो गया, और ये वैल्यू आपके पास में आ गई है, वो पी का मान कितना दे रखा है इसमें, देखिए डायग्राम से, और पी आर से, तो ये हो गया आर माइनस का ओ एम कितना है, ये वाला, तो ये अपन लोग निकालेंगे, ठीक है। थोड़ा सा एक बार प्लीज वापस देखिए दोबारा, पी बी का मान पी एम के बराबर होगा, और पी एम का मान आर नहीं है, पी एम का मान पी बी के बराबर है, और पी बी का मान कितना है, आर वन है, इसलिए यहाँ आर वन है, ठीक है। आर वन माइनस आर वन इज इक्वल टू ओ पी कितना है, ओ पी ये पूरी दूरी है, ये आर है, ठीक है ना, ये पूरी आर है, तो इसमें से ये वाला घटाएंगे, अब ये निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, तो देखिए समकोण त्रिभुज ओ बी एन दिख रहा है, ओ बी एम, ये 90 का कोण है, ये थीटा के सामने की भुजा है, इसलिए ये लंब होगा, और बची हुई भुजा आपके पास आधार होगी। तो हमें ऐसा त्रिकोणमिति राशि लेनी है जिसमें आधार और क्या है, सॉरी कर्ण, और आपके पास सॉरी 90 के सामने की भुजा कर्ण है, ये कर्ण है, ओके, ये कर्ण है आपकी, और ये थीटा के सामने की भुजा लंब होगी, ये कर्ण होगी, और बची हुई भुजा आधार होगी। तो आधार और कर्ण के बीच में रिलेशन होता है कोस थीटा का। तो यहाँ मैं जैसे निकालूं त्रिभुज ओ एम बी में दिख रहा होगा कोस थीटा इज इक्वल टू, बताइए कितना आएगा, लाल बटा का का से आधार बटा कर्ण, आधार कितना है ओ एम, और कर्ण कितना है ओ बी, और ओ बी का मान कितना है, ओ बी इज वॉट ए स्मॉल ए, तो ओ एम का मान कितना आ जाएगा, ओ एम इज इक्वल टू आ जाएगा ए कोस ऑफ थीटा, देखिए ध्यान से, ओ एम, तो यहाँ कितना आ जाएगा ए कोस ऑफ थीटा, हमें क्या निकालना है, आर वन का ही वैल्यू निकालनी थी, तो आर वन की वैल्यू निकाल दिए, आर माइनस ए कोस ऑफ थीटा, तो समीकरण आपके पास में आ गया है 4। इसी प्रकार से हम क्या निकालेंगे, आर टू निकालेंगे, तो देखिए ये आर टू, ये जो पी ए है वो किसके बराबर है, पी एन के बराबर है, तो जैसे डायग्राम और यदि आपको डेरिवेशन साथ ही देखना है तो मैं साइड में करती हूँ एक बार, कितना आ जाएगा, पी ए कितना है आर टू, और ये किसके बराबर होगा, पी एन के, और ये है आर टू, तो आर टू बराबर कितना हो गया, इस पी एन को मैं क्या लिख सकती हूँ, एन ओ प्लस ओ पी, ओ एन प्लस ओ पी, ठीक है, इसमें ये जोड़ दोगे तो वो आ जाएगा ना, ओ एन हमें नहीं पता, वही हम दोबारा से निकालेंगे ड्राइवर से, ओ पी हमें पता है कितना है, आर है, इसलिए आर टू इज इक्वल टू ओ एन प्लस आर, ठीक है। अब ओ एन निकालेंगे अपन कौन से ट्राइंगल से, त्रिभुज ए एन ओ से, तो वही 90 है, 90 के सामने की भुजा ये कर्ण होगी, और इधर है ये थीटा है, थीटा के सामने की भुजा लंब होगी, और ये आधार, तो हमें वही आधार और कर्ण में रिलेशन चाहिए, क्या होता है कोस थीटा, तो यहाँ आ जाएगा कोस थीटा, कोस थीटा कितना होता है, आधार बटा कर्ण, तो आधार कितना है इसमें ओ एन, और कर्ण कितना है ए ओ कितना है ए, देन इम्प्लाइज वी कैन से ओ एन इज इक्वल टू ए कोस ऑफ थीटा, तो यहाँ आर टू का मान आ जाएगा ए कोस ऑफ थीटा प्लस का आर, या आप ये भी कह सकते हो आर टू इज इक्वल टू आर प्लस ए कोस ऑफ थीटा, समीकरण 5। देखिए ये निकाल लिया मैंने समीकरण 5 आर टू, और ये समीकरण निकाल लिया 4 आर वन, आर वन और आर टू का मान समीकरण 3 में पुट करेंगे तो अपन के पास में आ जाएगा क्या, अपने पास आएगा वी, वेव की वैल्यू, तो वी इज इक्वल टू पुट द वैल्यू ऑफ आर वन एंड आर टू इन इक्वेशन नंबर 3 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5 एंड 4 and 5, then we get P is equal to Q, यस वैल्यू पुट कीजिए भैया, आर टू का मान कितना है, आर प्लस ए कोस ऑफ थीटा, माइनस का सीन है, आर वन की वैल्यू कितनी है, आर माइनस ए कोस ऑफ थीटा, अप वन दोनों मल्टीप्लाई में, तो कितना आएगा आर माइनस ए कोस ऑफ थीटा, आर प्लस ए कोस ऑफ थीटा, ठीक है, ये वो स्टेप, तो अभी यहाँ से देखिए के क्यू एज इट इज, आर प्लस ए कोस ऑफ थीटा एज इट इज, माइनस का चिन्ह है यहाँ,
इसलिए ये माइनस का आर हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा, इसलिए ये हो जाएगा प्लस का ए कॉस ऑफ थीटा। और नीचे देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी, यदि अपन माने ए माइनस बी ए प्लस बी तो कितना आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आप सिंपल भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, पहले इसको इससे, इसको इससे, फिर इसको इससे, इसको इससे। तो मेरे को डायरेक्ट याद है तो आप भी डायरेक्ट याद रखने की कोशिश करें। तो कितना आएगा ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, तो ए आ रहा है इसलिए आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये आपके पास में होने आएगा। अब देखिए आर से आर कैंसिल हो गए हैं और एक कोस थीटा एक कोस थीटा डबल है इसलिए जुड़ जाएगा, तो वैल्यू आ जाएगी के क्यू इन टू, डायरेक्टली कर दे तो कितना आएगा 2a कोस ऑफ थीटा अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो q इंटू 2a क्या होता है p होता है, इसलिए मैं तो इसको k इंटू पी ऊपर कोस थीटा ऐसे कैसे बच गया। नीचे देखिए, नीचे की अपन बात करें तो कोस थीटा का अधिक से अधिक मान यदि अपन लोग मान लें कि भाई मिनिमम ज़्यादा से ज़्यादा इसमें घटाएं तो क्या होगा, तो कोस थीटा का मैक्सिमम का मान कितना होता है 1 होता है, इसलिए इसको तो अपन 1 मान लेते हैं एक बार के। ठीक है, बात आती है ए स्क्वायर की, तो अपन जानते हैं कि वो दूरी जहाँ अपन पोटेंशियल निकालना चाह रहे हैं आर, वो ज़्यादा होती है बजाय किसके, द्विध्रुव के दोनों आवेशों के बीच की दूरी के। तो ये ए छोटी है और आर क्या है आपका बड़ा है, तो स्क्वायर करोगे तो आर स्क्वायर का मान और बड़ा हो जाएगा और ए स्क्वायर का मान और छोटा हो जाएगा, तो ए स्क्वायर को अपन नेग्लेजिबल मानेंगे। ये नेग्लेजिबल है और ये मैक्सिमम 1 मान ही लिया था, इसलिए ये कितना हो जाएगा नगण्य हो जाएगा। तो वैल्यू आपके पास आ जाएगी के पी कोस थीटा बाई आर स्क्वायर, वही v इज इक्वल टू के पी कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, लास्ट ईयर ये आया भी नहीं था इसलिए आ सकता है, ध्यान देंगे सभी बच्चे, इम्पोर्टेंट बड़े क्वेश्चन में आएगा। यहाँ से आप कह सकते हो कि v समानुपाती 1/r स्क्वायर। ग्राफ यदि आप बनाओगे तो वही r और v विद क्रमानुपाती का ग्राफ आएगा। ठीक है, जो अपन लोग दिखा देते हैं। तो ये हो गया आपके पास वेव डांस। ठीक, अब हम निकालने में अपस्टा बीथो, तो कितना आ जाएगा आपके पास में अक्स पर विभव है, तो ये वैल्यू आपके पास आएंगी एक्स पर, यानी कि अक्स कहाँ होगा आपका, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा केंद्र ये होगा, और निरक्स कहाँ होगा 90 डिग्री पर, यानी कि दोनों आवेशों को मिलाने वाली के मध्य बिंदु से लंबवत खींची गई रेखा, यानी कि ठीक है। तो निरक्स पर 90 डिग्री और एक्स पर 0 डिग्री, तो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो आप कह सकते हो क्योंकि v इज इक्वल टू के पी कोस 0 अपॉन आर स्क्वायर होता है, इसलिए ये कितना हो जाएगा आपका कोस 0 का मान 1 होता है, तो वैल्यू आ गई है के पी अपॉन आर स्क्वायर। यदि आप निरक्स पे निकालेंगे, ठीक है, तो निरक्स पर विभव कितना होगा, निरक्स पर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो 90 होगा तो v इज इक्वल टू के पी कोस 90 अपॉन आर स्क्वायर, और कोस 90 का मान कितना हो जाता है आपका 0 हो जाता है, इसलिए विभव का मान कितना हो गया 0 हो गया। तो निरक्स पर विभव का मान कितना होता है 0। छोटा प्रश्न पूछ लेते हैं, देखिए यहाँ बड़ा प्रश्न आएगा, न्यूमेरिकल आपका आ सकता है जिसमें आपको दूरी दी जा सकती है, पूछा जा सकता है कि भाई हाँ आप ये वाली वैल्यू इतनी दूरी पर आपको इतना आवेश दिया गया है, द्विध्रुव दिया गया है या द्विध्रुव आघूर्ण दिया गया है, p दिया जा सकता है या q दिया जा सकता है, और आपको v पूछा जा सकता है, तो आप के पी कोस थीटा बाई आर स्क्वायर से वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो द्विध्रुव की अपन लोग बात करें तो फॉर्मूला के पी कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर आएगा, एक्स पर निकालोगे तो यहाँ के पी अपॉन आर स्क्वायर आएगा। ठीक है, निरक्स पर निकालोगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। देखिए आपको याद हो तो लेसन नंबर फर्स्ट में अपन लोगों ने एक्स पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी, कितनी थी 2 के पी अपॉन आर क्यूब, और निरक्स पर के पी अपॉन आर क्यूब। अब यहाँ पर निरक्स पर कितनी आ रही है 0 आ रही है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि पोटेंशियल का मान जहाँ 0, विभव का मान जहाँ 0, वहाँ विद्युत क्षेत्र भी 0 हो, इस चीज़ का ध्यान देंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास में निरक्स के कारण से किसी भी बिंदु पर विद्युत विभव। यदि मैं आपको डेरिवेशन की चीज को सिस्टमेटिक ढंग से दिखा तो हम देख सकते हैं। आई थिंक समझ में आ रहा होगा
ये ए बिंदु है, बी बिंदु है, ये ओ बिंदु है, ये वाला। इस बिंदु से इसके ऊपर लंब बी एम डाला गया और इस बिंदु से इसके ऊपर ए एन लंब डाला गया, ए एम, ठीक है। इसको R2 माना गया, इसको R1 R2 आप कोई सा भी मान सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये R दूरी है, इस R दूरी पर आपको विभव निकालना है जिसके कोऑर्डिनेट होंगे R और थीटा, ठीक है। चित्रानुसार एक्स वाई तल में विद्युत द्विध्रुव AB स्थित है, जिसके बिंदु ए पर ऋणावेश माइनस क्यू व बिंदु बी पर धनावेश प्लस क्यू स्थित है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2a है। मध्य बिंदु O है, मध्य बिंदु O मूल बिंदु की संपाति है। मध्य बिंदु O से R दूरी पर कोई भी बिंदु P हो सकता है जहाँ पर हमें विभव निकालना है। माना कि धनावेश प्लस क्यू व ऋणावेश माइनस क्यू से बिंदु P की दूरियां क्रमशः R1 व R2 है। वही ये R1 और धनावेश R1 और इसे R2, और इनके कारण से विभव क्रमशः मान लिया गया है V1 और V2 है। तो V1 ये आ गया, V2 यह माइनस है, माइनस के कारण से निकाला गया है। टोटल के कारण से निकालोगे, दोनों को ऐड कर दीजिए, वैल्यू आपके पास में आ गई है 1, ठीक है। एलसीएम ले लिया गया। और अब हम निकालेंगे R1 और R2 का मान R के पदों में ज्ञात करने के लिए या व्यक्त करने के लिए बिंदु A से OP भुजा पर, OP भुजा को आगे बढ़ाया और उसके ऊपर लंब डाला गया है जो कि N पर मिलता है। OP भुजा के ऊपर लंब इससे जो कि AN है बिंदु N पर मिलता है, और B से OP भुजा पर बिंदु M पर लंब डाला गया, ठीक है। ये देखिए ज्यामिति से आप देख सकते हो। यदि आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। हमें केवल डायग्राम से एक कोस थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करके और R1 R2 का मान निकालें, ठीक है। फिर देखिए R का मान A से क्या होता है, बहुत बड़ा होता है, या 2a आप टोटल मान लीजिए, A तो और कम हो गया, तो R² की तुलना में A² नेग्लिजिबल हो गया, तो वैल्यू आपके पास में आ गई है KP cos थीटा बाई R²। यदि आप डायरेक्शन के रूप में इसको लोगे तो केप लगा दिया गया है यहाँ P डॉट R केप P cos थीटा, क्योंकि ये कैसे है, क्योंकि P वेक्टर डॉट R केप इज इक्वल टू आएगा मोड और थीटा, ठीक है। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए बताया गया है। तो इसका यूनिट वेक्टर का मोड कितना होता है, 1 होता है, इसलिए 1 हो गया, केवल कितना बचा P cos थीटा। तो ये P cos थीटा को P डॉट R केप से भी दिखाया। कैप को मैं क्या लिख सकती हूँ, R केप इज इक्वल टू आ जाएगा R वेक्टर अपॉन मोड ऑफ R। तो R ये हो गया आपके पास में R वेक्टर और नीचे R एक्स्ट्रा है, तो वैल्यू आ जाएगी V इज इक्वल टू K P डॉट R वेक्टर अपॉन R क्यूब। मैंने आपकी याद रखिए, ठीक है। अब स्पेशल कंडीशन, यदि बिंदु P अक्षीय रेखा पर A से B की ओर स्थित हो, अर्थात बिंदु विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P और स्थिति सदिश R एक दूसरे के समांतर हो, यानी थीटा बराबर 0 डिग्री हो, यानी अक्ष पर, केवल अक्ष पर, तो वैल्यू हो जाएगी आपके पास में KP अपॉन R²। देखिए वैसे तो पूछते नहीं है अक्ष पर कितना होगा, निरक्ष पर कितना होगा विद्युत द्विध्रुव, तो हमें क्या करना होता है, कॉमन निकाल के और फिर ये कंडीशन अप्लाई करनी होती है। इफ पूछ ले तो आप क्या करोगे, वही सेम डेरिवेशन आपको करना है, और डेरिवेशन करने के बाद में आपको जिस कंडीशन के लिए पूछा जाए वो दिखा देना, अदरवाइज आपको दोनों कंडीशन दिखाना ही पड़ेगी। नेक्स्ट देख सकते हैं निरक्ष पर, तो निरक्ष पर एंगल कितना होगा 90 डिग्री, तो पोटेंशियल कितना होगा 0। कोई ज़रूरी नहीं है कि V आपका 0 है तो आपका E भी 0 हो, ध्यान रखेंगे आप। यहाँ से आप देख सकते हो यदि थीटा 180 डिग्री हो तो cos 180 विल बी -1, देन V इज इक्वल टू माइनस KP अपॉन R²। यदि ग्राफ खींचे तो ग्राफ ठीक है, ये होगा। अब लास्ट पॉइंट अपना आत्म क्लास का है कि बहुत सारे आवेश यदि आपको दिए गए हैं तो बहु आवेशों के कारण से विद्युत विभव का मान कितना होगा।
तो आवेशों का निकाय मान लेते हैं कि आपका कोई भी आवेश है, इस पर कोई बिंदु P स्थित है और Q1, Q2, Q3 एंड डॉट डॉट Qn आवेश है, ठीक है। और इनकी स्थिति सदिश मान लेते हैं कि आपके पास कितना है, R1, R2, R3, Rn है, वेक्टर है, इसलिए वेक्टर का साइन ले लेंगे। तो अब क्या करेंगे, बिंदु आवेश Q1 के कारण से बिंदु P पर विभव मान लेते हैं V1 है, तो V1 इज इक्वल टू कितना आएगा कि Q1 अपॉन स्थिति सदिश, तो P के सापेक्ष मान रहे हैं इसलिए इसको मान लेते हैं R1P समीकरण है। इसी प्रकार से Q2 आवेश के कारण से विभव कितना होगा कि Q2 अपॉन R1 सॉरी R1P R2P इक्वेशन नंबर 2। इसी प्रकार से 3 और इसी प्रकार से n निकालोगे तो कितना आएगा कि Qn अपॉन RnP इक्वेशन नंबर 3। अध्यारोपण के सिद्धांत से बिंदु P पर सभी आवेशों के कारण से विभव कितना होगा, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डॉट 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 Vn, ठीक है। तो वैल्यू पुट कर दीजिए 1 2 3 से, तो V इज इक्वल टू कितना आएगा बताइए कि Q1 अपॉन R1P प्लस K Q2 अपॉन R2P प्लस n डॉट 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 K Qn अपॉन RnP, ओके। तो अब देखिए कि सभी में क्वेश्चन है इसलिए K की वैल्यू आप बाहर ले लीजिए या इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए 1/4πε0 लास्ट में हो जाएगा। तो यहाँ कितना बचा Q1 R1P Q2 R2P Qn RnP, तो कितना आएगा, K को मैं यदि यहाँ निर्वात के लिए दिखाऊँ 1/4πε0, देखिए इनको यदि हम क्या करते हैं इस एक श्रेणी को n पदों में लिखें तो यहाँ लगाएंगे समेशन, ये होता है समेशन, किस किस का पद है, Q का है और R का है, या 1 है या 1 है 2 यानी ये चेंज हो रहा है इसलिए इसको I लिखा दीजिए, इसको I, और P देखिए सभी में है इसलिए P ऐसे कैसे आ जाएगा, और यहाँ लगा दीजिए I गोस 1 to n, I का मान कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेकर n तक। तो इस प्रकार से विभव की वैल्यू हो गई आपके पास में देखते हैं। देखिए माना Q1 Q2 Q3 n आवेशन आवेशों एक निकाय है जिसकी स्थिति सदिश मान लेते हैं Rn है, बिंदु P पर विभव का मान ज्ञात करने के लिए नाम क्या रहता है, बिंदु P पर Q1 के कारण से विभव इतना, Q2 के कारण से इतना, Qn के कारण से इतना, तीनों को जोड़ देंगे, सभी को जोड़ देंगे तो आपके पास इक्वेशन आ गई आकर जाएगा। धन्यवाद। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे कि समविभव पृष्ठ क्या होता है, विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में क्या संबंध होता है, इनके कार्य न्यूमेरिकल्स देखेंगे, फिर अपन लोग पढ़ेंगे धारिता के बारे में। धन्यवाद।